आज फिर से हम बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। बैक्टीरिया का इंटरनल जो पार्ट है उसके बारे में स्टडी करेंगे वन बाय वन करके। इसके कौन कौन से पार्ट है, क्या क्या हैं। हमने बैक्टीरिया के लास्ट वीडियो में बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है उसके बारे में स्टडी किया था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बारे में और साइटोप्लाज्मिक जो अंदर जो कंटेन है उसके बारे में, जैसे कि न्यूक्लियस हो गया और जो स्लाइम एंड कैप्सूल्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे इस वीडियो में। सपोज कीजिए ये बैक्टीरिया है, ठीक है, और इस बैक्टीरिया का ये वाला साइटोप्लाज्म है, राइट, अंदर है ये, और इसके ये वाला इसके सेल मेम्ब्रेन है। ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसको बोल सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी इसको हम कहते हैं क्योंकि प्लाज्मा को कंटेन किया रहता है, या साइटोप्लाज्म बोलो। और इसके ऊपर ये हमारा हो गया सेल वॉल, राइट। अब देखते हैं एक एक चीज़। कह रहे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में पहली चीज़ है कि इट इज़ अ लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये क्या है, ये एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन है। दैट मीन्स किसका, साइटोप्लाज्म का। यानी जो साइटोप्लाज्म है इसको लिमिट करता है, यानी कि इसको एक बाउंड्री दे देता है, और इसी बाउंड्री के कारण ये साइटोप्लाज्म बाहर डिस्पर्स नहीं होता, बाहर फैलता नहीं है, जाता नहीं है। तो इस साइटोप्लाज्म को लिमिट करने के कारण इस मेम्ब्रेन को या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बोला जाता है, या इसको ये बोला जाता है लिमिटिंग मेम्ब्रेन। तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन क्या होता है, लिमिटिंग मेम्ब्रेन होता है, जो किसको लिमिट करता है, साइटोप्लाज्म और उसके अंदर के कंटेंट को। जो भी कंटेंट है वो बाहर ना जाए, बाहर की चीज़ें अंदर ना जाए, उसको लिमिट में रखता है। इसलिए इसको हम लिमिटिंग मेम्ब्रेन के नाम से इसको बोलते हैं। इसकी अगर थिकनेस देखें, दैट मीन्स इसकी डायमीटर देखें, तो 5 से 10 माइक्रोमीटर होती है। यानी इसकी जो लेंथ है ये 5 से 10 माइक्रोमीटर की होती है। इस बात का ध्यान रखें। दूसरा पॉइंट है कि इट इज़ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये वाली जो मेम्ब्रेन होती है सेमी पंप, यानी कि अगर इसको थोड़ा सा एक टुकड़ा अगर हम यहाँ पे काट ले, तो ये जो मेम्ब्रेन होती है इस तरह की होती है कि इसके अंदर से कुछ मॉलिक्यूल आ सकते हैं और कुछ मॉलिक्यूल बिल्कुल नहीं आ सकते। यानी कि कुछ मॉलिक्यूल को ये अलाउ करती है अंदर की कंटेंट को बाहर आने के लिए और बाहर कंटेंट को अंदर आने के लिए। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी हर चीज़ को ये परमिट नहीं करती आने जाने के लिए। ट्रांसपोर्ट में जब करती है तो उसमें ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी कुछ सेलेक्टेड पार्ट को ही अंदर आने देती है या अंदर की कुछ पार्ट को ही बाहर जाने देती है, सबको अंदर बाहर नहीं करने देती। दूसरा है ये कंट्रोल। ये क्या कंट्रोल करता है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मेटाबोलाइट्स। जो भी मेटाबोलाइट्स होता है वो भी अंदर बाहर कर, वही अंदर बाहर करेगा ना। इस सेल को जिंदा रहने के लिए इसके अंदर चाहिए, इसके मेटाबॉलिज्म को कंप्लीट करने के लिए मेटाबोलाइट्स अंदर चाहिए, और अंदर जो भी वेस्ट चीज़ें बना है वो वेस्ट को बाहर निकलने के लिए चाहिए। तो जो ट्रांसपोर्ट का काम करेगा ये तो इसी मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है ना। और मेम्ब्रेन हमारे कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं मेनली। अगर उसकी परमिएबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो एक होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और एक होता है परमिएबल मेम्ब्रेन, और दूसरा होता है नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल मेम्ब्रेन भी 2 तरह का हो गया, सेमी परमिएबल और कंप्लीट परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब है कि जो कुछ मॉलिक्यूल को आने दे और कुछ को नहीं आने दे, और कंप्लीट का मतलब है कि उसके अंदर कुछ भी आ सकता है, कुछ भी जा सकता है। और नॉट परमिएबल का मतलब उसके अंदर कुछ भी आ जा नहीं सकता है। तो ये किस कैटेगरी का बनता है, ये इसका जो मेम्ब्रेन है सेमी परमिएबल है, यानी कुछ मेटाबोलाइट्स कुछ कंटेंट अंदर जा सकते हैं और कुछ अंदर की चीज़ें बाहर आ सकती है, ठीक है। और उसका काम क्या है, अंदर बाहर कराना, यानी मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट कराना। तो ये रहा ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बारे में जो बैक्टीरिया का है। अब इंट्रासाइटोप्लाज्मिक जो इंक्लूजन है, यानी इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो अलग अलग इंक्लूजन, अलग अलग बॉडी है, अलग अलग पार्टिकल्स हैं, उनके बारे में अगर देखें तो ये उसको हम साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन के नाम से बोलते हैं। पूरा इंक्लूजन कहने का मतलब इसके अंदर जो भी और कंटेंट है, राइबोसोम, जो भी सारी चीज़ें हैं वो सब कुछ इसके अंदर जो इंक्लूजन के अंदर आ जाते हैं ये। तो ये क्या करते हैं, एक्ट एज अ स्टोरेज ग्रैनुल्स। देखिए जब ये इंक्लूजन किसी रूप में रहते हैं तो ये अधिकतर ही किसी न किसी वैक्यूल के रूप में रहते हैं। वैक्यूल का मतलब एक छोटा सा एक डब्बे के रूप में रहते हैं, और इसी डब्बे के रूप में रहने के कारण इसके अंदर तरह तरह के एंजाइम्स होते हैं और इसी में ये पैक्ड रहते हैं। ये
इसी को हम ग्रैनुल्स के नाम से और उसको ग्रैनुल्स बोलते हैं, और वो स्टोरेज पार्ट के रूप में या वैक्यूल्स के नाम से भी इसको बोला जाता है, वैक्यूल। ठीक है, इसके अंदर तरह तरह के ग्रैनुल्स पाए जाते हैं जो एंजाइमेटिक नेचर के होते हैं या प्रोटीनियसियस नेचर के पाए जाते हैं ये। तो किस तरह काम करते हैं, स्टोरेज ग्रैनुल्स के रूप में होते हैं। वोल्यूशन ग्रैनुल्स एक ग्रैनुल्स का नाम है जो किस तरह का होता है, रिट्रैक्टाइल होता है, जो डिप्थेरिया बैक्टीरिया होता है उसके अंदर पाया जाता है। यानी इसके अंदर का जो ग्रैनुल्स है, जो जिसको नाम है वोल्यूशन ग्रैनुल्स, वो रिट्रैक्टाइल कहने का मतलब उसको खींचोगे तो फिर से वो इलास्टिसिटी उसमें अच्छी होती है, तो फिर से वो अपने आप ही अपने पोजीशन में रबर के जैसा वो होता है, खींचोगे फिर से वो आ जाएगा ये। यानी वो प्लास्टिक नेचर का नहीं होता, इलास्टिक नेचर का होता है वो। इसके बेसोफिलिक बॉडीज इसके अंदर भी पाए जाते हैं, और जो बेसोफिलिक बॉडीज होते हैं वो पॉलीमेटाफॉस्फेट का बना होता है। पॉलीमेटाफॉस्फेट का मतलब है कि मेटाफॉस्फेट का बहुत सारे ग्रुप्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसके अंदर बेसोफिलिक बॉडीज की भी इसके अंदर पाए जाते हैं अलग अलग रूप में। साइटोप्लाज्मिक टेक क्या करता है ये, ब्लू स्टेनिंग। अगर साइटोप्लाज्म का अगर आप स्टेनिंग करेंगे, देखेंगे कौन सा कलर शो करता है, जैसे कि हर एक चीज़ अपना अलग अलग कलर शो करता है, तो इसके साइटोप्लाज्म का अगर आप स्टेनिंग करेंगे तो ब्लू कलर का शो करता है। ठीक है, यानी इसके साइटोप्लाज्म का अगर आप स्टेनिंग करने जाएंगे तो स्टेनिंग के बाद जो कलर शो करता है वो ब्लू कलर का, यानी जो ब्लू कलर का आपको नज़र आए वही साइटोप्लाज्म है, जो इसके अंदर सारा कंटेंट इसका साइटोप्लाज्मिक के अंदर जो भी ऑर्गेनल है वो आपके घूम रहे हैं, या जो इंक्लूजन बॉडीज़ हैं। अब इसके न्यूक्लियस के बारे में बात करें तो न्यूक्लियस कैन नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि जो इसके अंदर का जो न्यूक्लियस है, अगर ये न्यूक्लियस है तो इसका मतलब इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा। ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये किसी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता है। दैट मीन्स इसका कोई अपना, मान लो अगर ये न्यूक्लियस है तो इसका कोई एक मेम्ब्रेन होता है, जैसे आदमी का सेल है, ह्यूमन बीइंग का सेल्स है, तो उसके जो न्यूक्लियस होता है जेनेटिक मटेरियल, एक बाहर एक लेयर, जैसे कि साइटोप्लाज्म का अपना एक लेयर है जो इसको कवर करके रखा है, अंदर बाहर नहीं जाने दे सकता। तो वैसे आदमी के जो न्यूक्लियस होते हैं, आदमी के सेल के, उसके चारों तरफ इसके जेनेटिक मटेरियल एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, ताकि इस न्यूक्लियस के अंदर कोई चीज़ ना आए और अंदर की चीज़ें बाहर ना जाए, बहुत प्रोटेक्टेड होता है। बैक्टीरिया में ऐसा नहीं होता है, इसका न्यूक्लियस तो होता है, दैट मीन्स न्यूक्लियस है तो जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन उस जेनेटिक मटेरियल का कोई कवच नहीं है, कोई कवरिंग नहीं है। तो वही बात कह रहा है कि इसका कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसीलिए इसको न्यूक्लियर मटेरियल के नाम से बोलना ज़्यादा सही होता है। ठीक है, इसको जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लियस ना बोल के इसको न्यूक्लियर मटेरियल के नाम से बोला जाता है, इसके जेनेटिक मटेरियल को। इसके पास डीएनए पाया जाता है, और डीएनए इसमें कितने होते हैं, सिंगल डीएनए होता है, केवल एक डीएनए। और डीएनए का जो कैरेक्टर होता है, देखिए सिंगल डीएनए होता है और सर्कुलर होता है। बैक्टीरिया के अंदर डीएनए जो पाया जाता है वो सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, यानी कि इस तरह का होता है स्पाइरल शेप में। तो अगर आप इसको डबल स्टैंडर्ड है तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, इस तरीके से आप इसका डबल स्टैंड बना दीजिए आप, यानी कि ऐसे डबल स्टैंडर्ड ये सर्कुलर डीएनए पाया जाता है ये। ठीक है, सर्कुलर रूप में रहता है ये, और किस तरह का ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ठीक है, इसका जो डीएनए है सर्कुलर है और डबल स्टैंडर्ड है। सम बैक्टीरिया हैव एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल, कुछ बैक्टीरिया होते हैं उसके पास एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होते हैं इस सर्कुलर डीएनए के अलावा भी। जब उसके अंदर एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है जिसके अंदर डीएनए भी मिला हुआ रहता है, तब उस एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल को या तो प्लाज्मिड बोला जाता है या एपिजोम के नाम से बोला जाता है। क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड या एपिजोम। अगर किसी के अंदर एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है डीएनए के अलावा तो उसको हम प्लाज्मिड और एपिजोम के नाम से बोलते हैं। प्लाज्मिड बोलो या एपिजोम, ये प्लाज्मिड और या एपिजोम क्या कन्फर्म करता है, जिसके अंदर होता है, देखिए सभी बैक्टीरिया के अंदर ये प्लाज्मिड या एपिजोम नहीं पाए जाते हैं, ये एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है ये नहीं पाए जाते हैं। तो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल किस बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं और क्यों पाए जाते हैं,
देखिए, जब कोई बैक्टीरिया किसी ड्रग से रेजिस्ट हो जाता है तो अपने अपने अंदर कुछ चेंजेस करता है। अब चेंजेस करता है तो वो सबसे पहले जो चेंजेस हमें नज़र आता है इसके सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन में नज़र आएगा। सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल में जब नज़र आएगा तो सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल में कुछ भी हलचल होगा उसको कंट्रोल करने के लिए तो जेनेटिक मटेरियल ही करता है ना। तो जेनेटिक मटेरियल इसका डीएनए है, दैट मीन्स इसका जीन्स के अंदर चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले अगर किसी बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड या एपिजोम है, इसका मतलब है ये जाता है कि उसके पास एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल आ गया, और एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल तभी आएगा जो ये शो करेगा कि उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी आ गई है, जो एक्स्ट्रा चीज़ को, एक्स्ट्रा काम को या एक्स्ट्रा क्षमता को करने के लिए उसके पास एक्स्ट्रा जेनेटिक चीज़ें चाहिए। तो वही अगर किसी के अंदर प्लाज्मिड पाया जाता है तो ये अनुमान लगाया जाता है, ये कंफर्म किया जाता है कि उस बैक्टीरिया के अंदर ड्रग रेजिस्टेंस आ गई है। यानी जिसके अंदर एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल नहीं है, इसका मतलब क्या है, जैसे कि मान लो अगर किसी के पास एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है, मतलब सुरक्षा के लिए कुछ है उसके पास। अगर जैसे कि एक आदमी है उसके पास गार्ड है, एक आदमी जिसके पास, दूसरा आदमी है उसके पास गार्ड नहीं है, तो गार्ड एक जो पहला आदमी है जिसके पास गार्ड है मतलब उसके पास एक्स्ट्रा कवच है उसके प्रोटेक्शन के लिए। दूसरा आदमी है जिसके पास कोई गार्ड नहीं है, इसका मतलब उसको किसी चीज़ से प्रोटेक्शन नहीं है ना। तो जिस बैक्टीरिया के अंदर केवल अपना सर्कुलर डीएनए ही है, इसका मतलब है कि वो ड्रग से रेजिस्टेंस नहीं है, यानी उसके ऊपर कोई ड्रग अगर काम करेगा तो उससे वो मर सकता है, वो कोई उसका प्रोटेक्शन नहीं, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन करने वाला कोई चीज़ नहीं, कोई मैकेनिज्म नहीं है। लेकिन अगर किसी के पास उसका अपना सर्कुलर डीएनए के अलावा कुछ और जेनेटिक मटेरियल है तो इसका मतलब क्या है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन करने वाला कोई मैकेनिज्म है उसके पास, जो ये दिखा रहा है कि कोई ना कोई ड्रग का रेजिस्टेंस अपने पास कर रखा है, यानी कोई ना कोई ड्रग है जो उसके ऊपर अगर काम करेगा तो उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा उस ड्रग का। तो अगर किसी बैक्टीरिया के अंदर ये प्लाज्मिड या एपिजोम पाया जाता है तो ये कंफर्म होता है कि वो बैक्टीरिया ड्रग रेजिस्टेंस में जा चुका है। जैसे कि हम सेंसिटिविटी टेस्ट कराते हैं तो ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट में यही तो होता है, यानी कि उस किस बैक्टीरिया के अंदर वो वाला सेंसिटिविटी में यानी कि प्लाज्मिड है या नहीं है, ये चीज़ें देखा जाता है। प्लाज्मिड है दैट मीन्स उसके ऊपर फिर वो काम नहीं कर रहा है, नहीं है तो फिर वो काम करेगा वो ड्रग, वो ठीक है। तो ये क्या कंफर्म करता है, ड्रग रेजिस्टेंस को कंफर्म करता है। दूसरा चीज़, जैसे कि अगर इसका एग्जांपल देखें तो जो भी एंट्रिक बैक्टीरिया होता है, यानी पेट के अंदर पाया जाने वाला जो बैक्टीरिया, जो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर, चाहे स्मॉल या लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं, वो बैक्टीरिया जो होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन की मीडिया में रहते हैं, उस इंटेस्टाइनल मीडिया में रहने वाले बैक्टीरिया ये प्लाज्मिड या एपिजोम इसका एक्स्ट्रा प्लाज्मिड या एपिजोम नाम का जो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है इनके पास रहता है अधिकतर के। दूसरा एग्जांपल है डिप्थेरिया जो बैक्टीरिया है, इसके अंदर भी ये प्लाज्मिड या एपिजोम नाम का जो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है वो पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा इसका न्यूक्लियस रहा। अब इसके स्लाइम और कैप्सूल के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि स्लाइम क्या है और कैप्सूल क्या है। देखिए, स्लाइम और कैप्सूल जो इसका सेल वॉल है इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा मटेरियल पाया जाता है। ये एक्स्ट्रा मटेरियल जो जिलाटिनियस नेचर के होते हैं, और इसके ऊपर जो जिलाटिनियस नेचर के हैं तो एक अलग ही अपना एक पैटर्न शो करते हैं, अलग ही मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके ऊपर, जो ये बताता है इसके अंदर ये भी कुछ कंफर्म करता है। और वो जब देखते हैं यहाँ पे देखिए, कंटेन जिलाटिनियस मटेरियल, जो स्लाइम एंड कैप्सूल्स है थोड़ा चिपचिपा टाइप के भी होते हैं ये, इसमें जिलाटिनियस मटेरियल पाया जाता है। यानी कि जो कैप्सूल है, जो मैंने बैक्टीरिया का जो आपको सेल वॉल का जो मेम्ब्रेन आपको बताया था, सेल वॉल के ऊपर की एक लेयर पाई जाती है, जो अगर ये सेल वॉल है तो इसके ऊपर एक लेयर पाई जाएगी, इस लेयर का नाम है, इस लेयर के ऊपर होती है, इसी को हम कैप्सूल के नाम से बोलते हैं। तो ये किस तरह का होता है, ये जिलाटिन का मिल के बना होता है। कहाँ रहता है ये, लाइंग आउटसाइड ऑफ सेल वॉल, यानी सेल वॉल है इसके ऊपर रहता है ये पहले चीज़। ये किस तरह का होता है, लूज स्लाइम या फ्री स्लाइम के रूप में होता है, यानी कि चिपचिपा के रूप में भी रहता है, या फिर चिपके हुए रहेंगे, या फिर ये फ्रीली मूव करते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है हमेशा ही सेल वॉल से चिपके रहेंगे, बट ये कंफर्म है कि ये सेल वॉल के ऊपर ही रहेंगे, इसके बाहर ही रहेंगे। ठीक है,
तो चिपके हुए भी रह सकते हैं और बाहर घूम रहे भी हो सकते हैं। ये जो कैप्सूल होता है, जो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल जो जिलेटिन का मिलकर बना होता है, उसको कैप्सूल बोलते हैं। और ये कैप्सूल पॉलीसैकेराइड या पॉलीपेप्टाइड नेचर के हो पाए जाते हैं। यानी कि जो ये होता है, ये जो जिलेटिन नाक जैसा दिखता है, या तो पॉलीसैकेराइड का बना होता है, सैकेराइड का, या फिर पॉलीपेप्टाइड का मिलकर बना होता है। पॉलीपेप्टाइड यानी कि आपका प्रोटीनियस नेचर का है ये, ठीक है। तो ये पॉलीसैकेराइड या पॉलीपेप्टाइड का मिलकर बना होता है। इसके रहने से क्या कन्फर्म होता है? इससे रहने से कन्फर्म होता है वायरुलेंस। देखिए, जिसके पास पॉलीसैकेराइड या पॉलीपेप्टाइड नाम का कोई एक्स्ट्रा कवरिंग उसके ऊपर है, सेल वॉल के ऊपर, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर एंटीजन है। यही तो एंटीजन है। यानी इसके ऊपर अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ है, कोई कैप्सूल है, इसी कैप्सूल को हम बोलेंगे, इस कैप्सूल के अंदर क्या है? ये तो पॉलीसैकेराइड है या फिर पॉलीपेप्टाइड है। पॉलीपेप्टाइड या पॉलीसैकेराइड, यही तो बाद में एंटीजन का काम करता है। जब किसी के अंदर एंटीजन है तो किसी के दूसरे में वायरुलेंस कर सकता है। वायरुलेंस का मतलब होता है जो किसी के अंदर एंट्री कर जाए, घुस जाए, जो किसी के अंदर फैल जाए, यानी कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को ये नुकसान कर सकते हैं। यानी कि जिसके पास कैप्सुलर नेचर के जो, या फिर यूँ कहें कि कैप्सूल पाए जाते हैं जो पॉलीपेप्टाइड या पॉलीसैकेराइड के मिलके बने हैं, वो बैक्टीरिया वायरुलेंस नेचर के होते हैं। यानी जो कैप्सूल कंटेन कर रखा है अपने अंदर, इसका मतलब है वो ये कंफर्म करता है कि वायरुलेंस है, वो बैक्टीरिया खतरनाक है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार सकता है, उसके सेल को डेड कर सकता है, ठीक है। सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि न्यूमोकोकाई जिससे निमोनिया होता है, देखते हो ना, निमोनिया में तुरंत मरने लग जाता है बच्चा, या जिसको होता है बड़े को हो जाए तो उसकी भी हालत ख़राब होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि जो सेल वॉल निमोनिया में जो भी अल्वियोलाई का सेल होता है, उसके आसपास जो भी कैपिलरीज की सप्लाई होती है, उस कैपिलरी के जो सेल वॉल होता है उसको पंक्चर के अंदर घुस जाता है और यहाँ ब्लीडिंग कर देता है, रप्चर करा देता है, फट से करा देता है ना। यानी वायरुलेंस का नेचर का होता है। तो कौन सा घुसता है? इसी का कैप्सूलर पार्ट है, यही तो इसी के सहारे तो घुसेगा ना, क्योंकि प्रोटीन नेचर का या पॉलीसैकेराइड के नेचर का है। बस ये ब्लड जो कैपिलरीज है इसके सेल को तोड़ेगा, फोड़ेगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन को अंदर घुस जाएगा, ये इसको नुकसान कर देगा। वायरुलेंस का मतलब ये कहीं भी फैल जाएगा, और जिसके पास कैप्सूल नहीं है वो नहीं फैल सकता। तो जिसके पास कैप्सूल है वो कहीं पर भी फैल सकता है, किसी के अंदर भी घुस सकता है ये, ठीक है। ऑन सॉलिड मीडिया में अगर इसको रखा जाए तो किस तरह से करता है ये? प्रोड्यूस मिकोइड कॉलोनीज। अगर एक ऐसा जगह पे अगर आप इसको रख दे जहाँ पे सॉलिड है, सॉलिड मीडिया मतलब लिक्विड वाली चीज़ें नहीं है, तो वहाँ पे अपनी एक कॉलोनीज, म्यूकोइड कॉलोनीज बना लेता है। म्यूकोइड कॉलोनीज कहने का मतलब है म्यूकस से जुड़ा हुआ। जैसे कि अगर मान लें आपने एक बैक्टीरिया यहाँ रख दिया और यहाँ पे सॉलिड चीज़ें हैं, तो आसपास ये कई सारे बैक्टीरिया का ना गुच्छा या कॉम्प्लेक्स बना लेगा, इसको हम कॉलोनीज बोलेंगे। और ये कॉलोनीज थोड़ा सा चिपचिपा सा रहेगा, म्यूकोइड रहेगा। म्यूकोइड का मतलब है ये थोड़ा सा चिपचिपा सा रहेगा, म्यूकस इसके अंदर मिला रहेगा, और यही बाद में स्ट्रिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं। यही कॉलोनीज बाद में, यही जो म्यूकोइड कॉलोनीज है, स्ट्रिंग बना लेते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया के अंदर की जो बेसिक चीज़ें थी वो हमने सीख लिया कि बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है, इसके साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन कैसे होते हैं, इसके न्यूक्लियस कैसे होते हैं, और इसके सेल वॉल के ऊपर जो एक्स्ट्रा पार्ट पाया जाता है जिसको हम कैप्सूल बोलते हैं, इसका क्या इम्पोर्टेंस है और इसका क्या इम्पोर्टेंस नहीं है। तो इसमें मेनली दो बातें निकल के आती है। पहला चीज़ कि अगर किसी के बैक्टीरिया के सेल वॉल के ऊपर अगर कैप्सूल है, इसका मतलब वो वायरुलेंस है, वो खतरनाक है। और दूसरा इसके जेनेटिक मटेरियल के ऊपर आती है कि अगर किसी के जेनेटिक मटेरियल में जो सर्कुलर डीएनए के अलावा एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है, प्लाज्मिड या एपिजोम, जिसको प्लाज्मिड एपिजोम कहा जा रहा है, तो उसमें ये कंफर्म होता है कि वो ड्रग रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इससे ये बैक्टीरिया के, अगर डिटेल में बैक्टीरिया के बारे में अगर आपको नहीं मालूम रहेगा तो आप ये नहीं पता कर पाएंगे कि बैक्टीरिया का कौन किस तरह का होता है और किस तरह का नहीं होता है। अगले वीडियोज़ में मैं आपको बैक्टीरिया का जो फ्लैजला होता है या सिलिया होता है उसके बारे में मैं बताऊंगा कि बैक्टीरिया का मूवमेंट कैसे होता है, और बैक्टीरिया का जो फ्लैजला वो कितने तरह के होते हैं और कैसे वो मूवमेंट करते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया।